सर आप माइक म्यूट कर लीजिए अपना प्लीज़। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक। कल मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं करा था, बीच में वाइंड अप करना पड़ा था, मैम को जाना था, तो आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ वापस से। आई थिंक ये लेटर ऑफ क्रेडिट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट का मीनिंग, उसका प्रोसेस और उसके टाइप्स मैंने स्टार्ट किए थे बताना। टाइप्स में मैंने ये फर्स्ट पेज पे जितने भी टाइप्स मेंशन हैं ये मैंने सारे कल कवर कर दिए थे, फिर भी मैं एक बार आज ब्रीफ में आपको बता देती हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट। सो फर्स्ट हमारा है कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट जब आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्री होती है, जब बायर का बैंक सेलर को पेमेंट करने के लिए इंश्योर करता है, गारंटी करता है, तो उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। सेकेंड था हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में डिपेंड करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ कौन कर रहा है। अगर इम्पोर्टर उसे यूज़ कर रहा है तो उसे कहा जाएगा इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर एक्सपोर्टर उसे यूज़ कर रहा है तो उसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिपेंड कर रहा है कि यूज़ कौन कर रहा है, इम्पोर्टर यूज़ कर रहा है या एक्सपोर्टर यूज़ कर रहा है। यूज़ के बेसिस पर इसको, यूज़र के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट था हमारा ट्रांसफरेबल एंड अनट्रांसफरेबल, या फिर आप कह सकते हो नॉन ट्रांसफरेबल। क्या मतलब हुआ, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एक पर्सन से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास वो फॉरवर्ड होता जाता है, पास ऑन होता जाता है, ठीक है। चेन बनी होती है और वो उसमें पास ऑन होता जाता है। पर जब अनट्रांसफरेबल होगा तो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, हम उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने अनट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कराया है तो, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्रांसफरेबल और अनट्रांसफरेबल में। नेक्स्ट आते हैं रिवोकेबल। रिवोकेबल और इररिवोकेबल, इसका मतलब होता है ऑल्टरेशन पॉसिबल है या नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका चेंजेबल नेचर का है या नहीं है। अगर चेंजेबल नेचर का है तो वो रिवोकेबल कहलाएगा, और दूसरी तरफ, और इसे ऐसे भी कहना सही होगा कि कंसेंट, विदाउट कंसेंट अगर चेंजेबल है तो वो रिवोकेबल कहलाएगा, क्योंकि इररिवोकेबल भी चेंजेबल तो होता है लेकिन उसमें कंसेंट मतलब विदाउट कंसेंट ऑफ द सेलर, है ना। नो ऑल्टरेशन कैन बी मेड बाय एनीवन, और जो आपका कंसेंट है वो मस्ट हो जाता है। तो ये आपको देखना होगा कि चेंजेबल तो है पर वो विदाउट कंसेंट है या विद कंसेंट है। अगर विदाउट कंसेंट आप उसको चेंज करा रहे हो तो वो रिवोकेबल कहलाएगा। अगर कंसेंट लेने के बाद, सामने वाले की, सेकेंड पार्टी की परमिशन लेने के बाद आप उसको चेंज करा रहे हो तो वो इररिवोकेबल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय में क्या है, इट एंश्योर्स द पेमेंट टू सेलर इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स। पेमेंट की इंश्योरिटी, पेमेंट की गारंटी फर्स्ट वाले लेटर ऑफ क्रेडिट में भी बैंक दे रहा था। बैंक, बायर का जो बैंक था, इशूइंग बैंक था, वो बायर के बिहाफ पे सेलर को पेमेंट करेगा, ये गारंटी उसने दी थी। तो पेमेंट की गारंटी, पेमेंट का अश्योरेंस फर्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट में भी बैंक दे रहा था, और ये लास्ट वाला जो है स्टैंड बाय में भी बैंक दे रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है लीगैलिटी में। लीगल जो चीज़ें होती हैं वो दोनों में अलग है। क्या अलग होता है, जो हमारा फर्स्ट वाला है वहाँ पे बैंक गारंटी कर रहा है कि हर कंडीशन में हम पेमेंट करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है उसमें बैंक क्या कह रहा है, नहीं हम हर कंडीशन में पेमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस कंडीशन में पेमेंट करेंगे
इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस मीन्स इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, मेंटली डिसेबल हो जाता है, तो इस तरह का अगर कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कंडीशन में नहीं रहता बायर पेमेंट करने के, तो ऐसी कंडीशन में बैंक पेमेंट करेगा। अगर बायर केपेबल है उस कंडीशन में फिर जो बैंक है आपका, बायर का जो बैंक है वो पेमेंट नहीं करेगा। कब पेमेंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब बायर पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं होगा या इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस। तो ये हमने कल पढ़ लिए थे ऑलरेडी। और नेक्स्ट पेज पे भी मैंने शायद 2 बता दिए थे आपको, कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म्ड। कन्फर्म्ड में मैंने बताया था जब एडवाइस जो आपका इशूइंग बैंक है वो तो बायर के बिहाफ पर पेमेंट करने के लिए रेडी होता है। किसी भी तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट हो, जो आपका इशूइंग बैंक है वो पेमेंट करने के लिए रेडी होता है। पर अगर आपका एडवाइजिंग बैंक भी पेमेंट करने के लिए रेडी है, एडवाइजिंग बैंक भी पेमेंट कर रहा है किसे? बेनिफिशियरी को या फिर सेलर को, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आपको पेमेंट की कंफर्मेशन मिल रही है। कैसे मिल रही है? पहले तो बायर कह रहा है कि मैं पेमेंट करूँगा। अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो बायर का जो बैंक है वो पेमेंट करेगा। अगर बायर का बैंक भी पेमेंट नहीं करता है, इशूइंग बैंक भी पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तब आपका पेमेंट कौन करेगा? तब आपका पेमेंट करेगा आपका बैंक, सेलर का बैंक। सेलर का बैंक क्या कहलाता है? एडवाइजिंग बैंक या कन्फर्मिंग बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ कंफर्मेशन हमें एडवाइजिंग बैंक से किसी भी तरह की नहीं मिल रही है। कंफर्मेशन हमें कौन दे रहा है? बायर दे रहा है और इशूइंग बैंक दे रहा है। सिर्फ इन 2 पार्टीज से जो आपकी सेकेंड पार्टी जिसे कहा जाएगा डीलिंग में, वो सिर्फ आपको पेमेंट की एश्योरेंस दे रही है। आपका बैंक नहीं कह रहा कि मैं पेमेंट करूंगा अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती। तो बैंक अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। कौन सा बैंक? सेलर का बैंक। बायर का बैंक तो ले रहा है पर सेलर का बैंक नहीं ले रहा है। ऊपर वाली कंडीशन में दोनों बैंक्स ले रहे थे, ठीक है, दोनों बैंक्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे। पर नीचे वाले में अनकन्फर्म्ड में क्या है? सिर्फ बायर का बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सेलर का बैंक किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है पेमेंट करने की। नेक्स्ट आते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवॉल्विंग एलसी। ठीक है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पेमेंट्स instead of issuing for each of them। रिवॉल्विंग पेमेंट का मतलब, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ सपोज आपको काफ़ी सारे पेमेंट्स करने हैं। एक देश में आपने 4 लोगों से सामान खरीदा है, 6 लोगों से सामान खरीदा है, तो एक ऑप्शन है कि आप सबके लिए अलग अलग लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाओ। अगर आपके 4 सेलर 6 सेलर हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है, आप उनके लिए 4 या 6 जितना भी उनका नंबर है उतने लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से इशू कराओ। दूसरा ऑप्शन होता है आप रिवॉल्विंग क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा लो। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ सारा का सारा पेमेंट, 4 लोगों का पेमेंट हो, 6 लोगों का, जितने भी लोगों का पेमेंट है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट से हो जाएगा। मतलब एक लेटर ऑफ क्रेडिट आप काफ़ी सारे पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ये कंडीशन होती है इसमें, किसमें? रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट में। देखिए लिखा हुआ है इट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पेमेंट्स इंस्टेड ऑफ इशूइंग फॉर ईच ऑफ देम। हर एक पेमेंट के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराने से बेहतर ऑप्शन होता है आपने रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक से इशू कराया और उस एक लेटर ऑफ क्रेडिट को आपने सारी पेमेंट्स में यूज़ कर लिया। ठीक है। आपको जितने लोगों को भी पेमेंट करनी है, या सपोज़ आपको एक ही पर्सन को अलग अलग कंसाइनमेंट्स की पेमेंट करनी है, आपने कोई कंसाइनमेंट थोड़े टाइम पहले मंगाया था, कोई कंसाइनमेंट आप रिसेंटली मंगवा रहे हो, कोई कंसाइनमेंट आप फ्यूचर में मंगवाने वाले हो, तो आपको काफ़ी सारी पेमेंट्स करनी है, तो वो भी पॉसिबल होता है सिर्फ एक लेटर ऑफ क्रेडिट से। कौन सी लेटर ऑफ क्रेडिट? रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट आते हैं बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट।
इसमें क्या होता है, 2 LCs, 2 letter of credits are issued, one by the bank of the buyer to the intermediary and second by the bank of the intermediary to the seller। यहाँ पे क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कितनी इशू होती है, 2 लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होती है। कौन कौन सी लेटर ऑफ क्रेडिट, सेलर को पेमेंट करना है सपोज, ठीक है। आपकी जो डीलिंग कंडीशन है, जब मैंने ये पढ़ाया था, ये देखिए इसमें क्या था, इसमें एक तरफ बायर है और दूसरी तरफ सेलर है। पर अज्यूम करिए कि बायर और सेलर के बीच में कोई इंटरमीडियरी है, कोई मध्यस्थ है जो दोनों की डीलिंग करा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एक लेटर ऑफ क्रेडिट बायर ने इशू कराया अपने बैंक से सेलर के लिए, दूसरा लेटर ऑफ क्रेडिट उस इंटरमीडियरी ने इशू कराया सेलर के लिए। तो ये क्या हो गया, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना। यहाँ पे सेलर के पास 2 लेटर ऑफ क्रेडिट पहुंचेंगे, एक होगा जो कि बायर ने इशूइंग बैंक से इशू कराया होगा और दूसरा होगा जो इंटरमीडियरी ने इशूइंग बैंक से इशू कराया होगा। तो यहाँ पे 2 लेटर, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टीज डील कर रही है ना, सेलर के साथ 2 पार्टीज डील कर रही हैं। सपोज एक कस्टमर है, एक रिटेलर है, एक होलसेलर है। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर जो खरीद रहा है उसने सपोज सेलर के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराया, और इन दोनों के बीच में जो एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, जो मध्यस्थ का काम कर रहा है, क्योंकि वो भी सेलर के लिए तो बायर होगा ना, है ना। सेलर से सामान जो खरीद रहा है, जो रिटेलर खरीद रहा है, वो कौन होगा, वो खुद कंज्यूम तो नहीं करेगा, होगा तो वो भी बायर ना, वो किसी और को बेचेगा। पर सेलर के लिए उस टाइम पर वो बायर है। तो यहाँ पर 2 बायर हो गए, एक इंटरमीडियरी हो गया और एक फाइनल, जो फाइनल बायर होगा या जो भी आपका अल्टीमेट बायर होगा वो। तो अगर ये दोनों ही लोग अलग अलग लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराते हैं फॉर द सेलर, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, पार्शियल पेमेंट बिफोर द गुड्स आर शिप्ड like an advance against a written confirmation from the seller and the receipt। क्या मतलब हुआ, एक बार हम प्रोसेस पे आकर देखते हैं। इसमें देखिए आप 5 नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ पे देखिए गुड्स आर शिप्ड लिखा है। इससे जस्ट पहले देखिए क्या लिखा है, वेरीफाई। 4th नंबर पे देखिए क्या लिखा है, वेरीफाइज द LC एंड फॉरवर्ड इट टू द एक्सपोर्टर। क्या मतलब हुआ, शिपिंग से पहले गुड्स को जब एक्सपोर्टर शिप करता है किसके लिए, इंपोर्टर के लिए, तो उससे पहले सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो ये रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है उसको वेरीफाई करेगा एडवाइजिंग बैंक, और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई करने के बाद एक्सपोर्टर को भेज देगा। क्या मतलब हुआ, आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ रहा है, आप गुड्स को शिप कर रहे हो, किसी को सामान बेचने जा रहे हो, उससे पहले आपको किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। इस कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, आपको पेमेंट का एश्योरेंस मिल रहा है। किसके थ्रू मिल रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू मिल रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट मिल रहा है ना आपको, तो ऐसे तो मिल नहीं रहे। तो ये होती है नॉर्मल कंडीशन, जो कि जनरल जो बाकी सारे लेटर ऑफ क्रेडिट हैं उसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर गुड्स को शिप करने से पहले आपको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है जो कि पेमेंट को गारंटी करता है या पेमेंट का अश्योरेंस देता है आपको, पर पेमेंट नहीं मिलती। पर जो आपका रेड क्लॉज LC होता है, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें कंडीशन होती है पार्शियल पेमेंट बिफोर द गुड्स आर शिप्ड। गुड्स को शिप करने से पहले एक्सपोर्टर उनको शिप तभी करेगा जब आप उसका पार्शियल पेमेंट कर दोगे, है ना। जब इंपोर्टर एक्सपोर्टर का पार्शियल पेमेंट कर देगा, सपोज आप 1 लाख का सामान खरीद रहे हो, तो उसका कुछ परसेंट 20,000 25,000 जो भी एग्रीमेंट में तय हुआ होगा उतना पेमेंट जो आपका
इम्पोर्टर है उसको करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को, और उसी के बाद गुड्स को क्या किया जाएगा, शिप किया जाएगा। तो ये होता है रेड क्लॉज एलसी या रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें गुड्स को शिप करने से पहले ही आपको कुछ परसेंट अमाउंट, कुछ परसेंट आपका पेमेंट आपको रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसे हम कहते हैं ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। सेम लाइक रेड क्लॉज letter of credit, but the only difference is the proof of warehousing is given to the seller. seller नीचे कट रहा है, to the के बाद seller है, ठीक है, to the seller. अच्छा इसमें देखिए वेयर हाउसिंग का आपको प्रूफ देना पड़ता है। रेड क्लॉज में आपको पेमेंट देना पड़ रहा था, पार्शियल पेमेंट देना पड़ रहा था, उसके बाद शिपिंग हो रही थी। पर यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको वेयर हाउसिंग का प्रूफ देना पड़ रहा है। अच्छा वेयर हाउसिंग होती क्या है, वेयर हाउसिंग को हिंदी में, वेयर हाउस को हिंदी में कहते हैं गोदाम या फिर भंडार गृह, जहाँ पर सामान को स्टोर करके रखा जाता है। द प्लेस वेयर वी स्टोर द गुड्स इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारा सामान स्टोर करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं वेयर हाउस। तो क्या करना पड़ता है, जब आप सामान खरीद रहे हो, सामान बेच रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, आपने सामान को कहाँ पे रखा है, क्या आपके पास उतना सामान अवेलेबल है भी या नहीं है, उसका प्रूफ दिखाना पड़ता है आपको। वेयर हाउसिंग की रिसिप्ट दिखानी पड़ती है। तो जब ये क्लॉज लग जाता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट लेटर ऑफ क्रेडिट थे, इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे, उसके टाइप्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। आई थिंक क्लियर मीनिंग तो मैंने सभी का क्लियर कर दिया है, अगर फिर भी किसी में कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारा है, अभी आपने देखा था इसी पेज पर, देखिए सबसे ऊपर है कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट और उसके नीचे है अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कभी कभी एग्जाम में इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट और कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला तो मीनिंग का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, पेमेंट गारंटीड बाय द इशूइंग बैंक। अभी मैंने बताया था कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको 3 तरफ से कंफर्मेशन मिलती है, 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में, बायर, सेलर, बायर का बैंक और सेलर का बैंक। बायर का बैंक कहलाता है इशूइंग बैंक और सेलर का बैंक कहलाता है कंफर्मिंग बैंक या फिर एडवाइजिंग बैंक। अब सेलर कौन है, जिसको पेमेंट मिलनी है। सेलर के अलावा जो बाकी 3 पार्टीज हैं, जब वो तीनों पार्टीज पेमेंट का अश्योरेंस देती हैं तो वो कहलाता है कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। आपको कंफर्मेशन मिल जाती है हर तरफ से पेमेंट की। पहले बायर करेगा, अगर बायर फेल होता है तो इशूइंग बैंक करेगा, इशूइंग बैंक फेल होता है तो एडवाइजिंग बैंक करेगा। अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ इशूइंग बैंक की तरफ से कंफर्मेशन मिलती है। इशूइंग बैंक कह सकते हो या फिर सेकेंड पार्टी कह सकते हो डीलिंग में, बायर और इशूइंग बैंक, ठीक है। यहाँ पर आपका बैंक आपको किसी भी तरह के पेमेंट की अश्योरेंस नहीं देता है। अब हम आते हैं कॉस्ट पर, ठीक है। कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको जो पेमेंट की एश्योरेंस है वो सिर्फ सामने वाली पार्टी से मिल रही है, आपके बैंक से नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप थोड़ा रिस्क जोन में हो ना, और कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट कंपैरेटिवली सेफ है क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट की एश्योरेंस आपके खुद के बैंक से भी मिल रही है। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कॉस्ट हाई होगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, या इसको आप कह सकते हो कि अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट लेस कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अब हम आते हैं चार्जेस एंड करेक्शंस। ओनली द बेनिफिशियरी द सेलर कैन रिक्वेस्ट
changes in the letter of credit via the applicantee the buyer, ठीक है। और नेक्स्ट इसके क्या लिखा है, द सेकेंड बैंक कैन सजेस्ट चेंजेस एंड करेक्शंस टू द इशूइंग बैंक। कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म्ड में डिफरेंस ये होता है कि कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में जो आपका एडवाइजिंग बैंक होता है कन्फर्म्ड के केस में, वो उसके ऊपर भी पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई चेंजेस उसको लग रहा है ज़रूरी है तो वो खुद भी इशूइंग बैंक को उसके बारे में सजेशन दे सकता है, चेंजेस करने के लिए रिकमेंड कर सकता है। पर अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में एडवाइजिंग बैंक के ऊपर किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए वो इस तरह के मैटर्स में इंटरवीन नहीं करता है। अगर चेंजेस लगता है ज़रूरी है तो चेंजेस कौन कराएगा, सेलर कराएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर का जो बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इंटरवीन भी नहीं करेगा इस तरह के मैटर में। वो कब इंटरवीन करेगा, जब वो उस पर किसी तरह की लायबिलिटी आ रही हो, उस पर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही हो, उस कंडीशन में वो इंटरवीन करेगा। और अगर उसे लगेगा कि चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस करने के लिए इशूइंग बैंक को सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस। इन एन unconfirmed letter of credit, the seller requests the payment from issuing bank where there is second bank as a mediator। और सेकेंड वाले में देखिए जिसमें confirmed letter of credit लिखा है, here the seller requests the payment from the confirming bank, confirming bank makes the payment to the seller and in turn request the payment from the issuing bank। अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में आपका जो कन्फर्मिंग बैंक है वो आपको पेमेंट का एश्योरेंस नहीं दे रहा था, तो इसलिए जब आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब आप किसे अप्रोच करोगे, इशूइंग बैंक को अप्रोच करोगे, क्योंकि इशूइंग बैंक ही तो आपको पेमेंट की गारंटी कर रहा है। तो आप किसे अप्रोच करोगे, इशूइंग बैंक को अप्रोच करोगे। लेकिन जब हम कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में पेमेंट की एश्योरेंस कौन दे रहा है, इशूइंग बैंक तो दे ही रहा है, पर इशूइंग बैंक के साथ एडवाइजिंग बैंक भी दे रहा है ना। तो आप क्या करोगे, आप पेमेंट के लिए किसे अप्रोच कर सकते हो, एडवाइजिंग बैंक को अप्रोच कर सकते हो। एडवाइजिंग बैंक आपको पेमेंट दे देगा और उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए वो खुद इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, उसे अप्रोच करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एडवाइजिंग बैंक है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, आपको पेमेंट दे रहा है और उस पेमेंट को इशूइंग बैंक से ले रहा है। और अनकन्फर्म्ड में क्या था, अनकन्फर्म्ड में डायरेक्टली आपको इशूइंग बैंक से पेमेंट लेनी है, एडवाइजिंग बैंक बीच में नहीं पड़ेगा, वो इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उस पर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने साइन ही नहीं करा एग्रीमेंट। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट वाले पर, प्री इशू चेक्स। द इशूइंग बैंक चेक्स द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बायर। और दूसरा है हमारा कन्फर्म्ड के केस में, द कन्फर्मिंग बैंक चेक्स द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ इशूइंग बैंक। आई थिंक अब ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। लास्ट वाला जो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस है, मतलब क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब आप कितना, आपकी क्रेडिट कैसी है, साख कैसी है, उसकी जांच कौन करता है, उसका आकलन कौन करता है। अगर आप अनकन्फर्म्ड केस की बात, अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हो, तो जो आपका इशूइंग बैंक होता है वो बायर की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करता है। क्यों करता है, क्योंकि पेमेंट उसे कहाँ से मिलेगा, इशूइंग बैंक ने सेलर को पेमेंट करने की गारंटी की है, तो जो सेलर है उसको पेमेंट तो इशूइंग बैंक कर देगा, पर इशूइंग बैंक को पेमेंट कहाँ से मिलेगा, बायर से मिलेगा ना। तो जब इशूइंग बैंक को बायर से पेमेंट मिलना है तो वो क्या करेगा, बायर की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेगा, क्या वो क्रेडिट वर्थी है भी या नहीं है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, वो टाइमली पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि वो मिसकंडक्ट कर देगा,
किसी तरह का डिफ़ॉल्ट कर देगा, तो इस चीज़ को चेक करना पड़ता है, उसकी पुरानी हिस्ट्री को चेक करके, मतलब उसकी क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रही है उसको चेक करता है। कौन चेक करता है? इशूइंग बैंक करता है। और जो हमारा दूसरा केस है कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, इस केस में आपका जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है? सेलर को। सेलर बेनिफिशियरी है ना हर केस में, तो सेलर को पेमेंट कौन कर रहा है? एडवाइजिंग बैंक कर रहा है। और एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट कहाँ से मिलने वाली है? इशूइंग बैंक से मिलने वाली है। तो एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा? वो क्रेडिट वर्थीनेस चेक करेगा इशूइंग बैंक की। ये दोनों अलग अलग बैंक्स हैं ना, दोनों अलग अलग बैंक्स हैं, दोनों बैंक्स अलग अलग देशों में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक बैंक दूसरे बैंक की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेगा और तभी उसे पता चलेगा कि मुझे पेमेंट टाइमली मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे इस बैंक के बिहाफ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में 4 पार्टीज होती हैं, पर जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 3 पार्टीज रह जाती हैं। कौन कौन सी? बायर, बायर का बैंक और सेलर। बायर के बैंक को हम कहते हैं इशूइंग बैंक। ठीक है, लेकिन जब हम कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो इसमें 4 पार्टीज होती हैं और पेमेंट की कंडीशन में भी 4 पार्टीज होती हैं। ठीक है, अनकन्फर्म्ड में आपका एडवाइजिंग बैंक या फिर कन्फर्मिंग बैंक एक्सक्लूड हो रहा है, पर कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में आपका एडवाइजिंग बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, आपका जो पेमेंट है वो पास ऑन हो रहा है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से इस तरह से वो चेन बन रही है। ठीक है, बीच में कोई भी स्किप नहीं कर रहा है। लेकिन अनकन्फर्म्ड के केस में जो बीच में एक बैंक आ रहा था, सेलर का बैंक, वो स्किप हो रहा था, वो अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट पे। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट इसलिए मैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगला टॉपिक जो आपका है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, उसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन थोड़ा सा टर्म सिमिलर हैं, पर एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इस चीज़ को देख कर लिखिएगा कि आपसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पूछा गया है या डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन पूछा गया है। ठीक है, माइनर सा होता है पर डिफरेंस होता है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आपका लेटर ऑफ क्रेडिट का ही पार्ट है। आपको याद होगा, ये देखिए इसमें सबसे ऊपर जो लिखा है कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके आगे देखिए लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, है ना। जो आपका कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है उसी को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट इज द रिटन प्रॉमिस ऑफ अ बैंक अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ अ बायर टू पे a seller the amount specified in the credit provided the seller complies with the terms and conditions set forth in the credit। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो बैंक है आपका वो रिटन प्रॉमिस दे रहा है। कौन सा बैंक? जो इशूइंग बैंक होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या करता है? प्रॉमिस ही तो करता है, एक तरह से गारंटी तो करता है। किसे? सेलर को। और किसके बिहाफ पे? बायर के बिहाफ पे, जिसने सामान खरीदा है, जो डीलिंग में जो क्रेता का काम कर रहा है, क्रेता के बिहाफ पर क्या करता है? जो आपका बैंक होता है क्रेता का, वो विक्रेता को भुगतान करने के लिए आश्वासन देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज टू कलेक्ट payment from the buyer in exchange for the transfer of documents। जो 2 बैंक इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से 2 बैंक? आपका इशूइंग बैंक और आपका एडवाइजिंग बैंक। वो क्या करते हैं? दोनों ही इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। इंटरमीडियरीज मतलब मध्यस्थ का काम करते हैं।
बायर और सेलर के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं, मध्यस्थ का काम करते हैं और मध्यस्थता करते हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से जो जितना भी पेमेंट मिल रहा है या देना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, उनको एक हाथ से दूसरे हाथ में वेरीफाई करके फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। बायर और सेलर एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बैंक के थ्रू ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं, और वो क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का और अमाउंट्स का, जो भी पेमेंट्स है उनका। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट रिवॉल्व अराउंड टू इश्यूज। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट evidence title to goods shipped by the seller and the payment। यहाँ पर सिर्फ दो कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी दो कंडीशन? पहला, आपका जो आपने सामान शिप करा है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा आपका पेमेंट। आपने जो यहाँ पे प्रोसेस पढ़ा था उसमें क्या था, या तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो रहे थे और या फिर एंड में आपका अमाउंट ट्रांसफ़र होता है। जब सारे वेरिफिकेशन हो जाते हैं तो फाइनल स्टेप क्या होता है, पेमेंट कर दी जाती है, और पेमेंट करने के बाद जो आपका इशूइंग बैंक होता है वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या करता है, दे देता है इम्पोर्टर को। ठीक है, तो ये हमारा था डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट का ही एक पार्ट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का ही एक टाइप है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अदरवाइज ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है। Documentary collection is the form of trade finance in which an exporter is paid for its goods by an exporter after the two parties banks exchange the required documents. Exporters bank collects fund from the importers bank in exchange for documents releasing title to the shipped merchandise, usually after the goods arrive at the importer's location। जब आप लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक बायर के बिहाफ पर सेलर को पेमेंट करने की गारंटी देता है, पर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के केस में दोनों बैंक सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी का काम करते हैं, नथिंग एल्स। वो किसी भी तरह के पेमेंट को गारंटी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, पेमेंट को रिसीव करते हैं, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, ऑर्डर लेटर सब कुछ वेरीफाई करते हैं और फॉरवर्ड करते जाते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर वो पेमेंट की गारंटी नहीं करते। जो आपका डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है वो एक तरह का ट्रेड फाइनेंस है या फिर पेमेंट करने का एक सिक्योर मैकेनिज्म है। ठीक है, क्या, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। और जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट था वो क्या था, वो एक तरह की शील्ड प्रोवाइड कर रहा था सेलर को, वो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था सेलर को। ठीक है, पर जो आपका डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है वो किसी तरह की सेफ्टी प्रोवाइड किसी पार्टी को नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो खाली कलेक्ट, जो आपका पेमेंट प्रोसेस है उसको स्मूथ बना रहा है और उसको सेफ बना रहा है, क्योंकि बैंक के थ्रू जब पेमेंट होगा तो चीज़ें स्मूथली जाती हैं और वो सेफली, मतलब सेफ रहता है चीज़ें। जब आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हो, दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग देशों में रह रही हैं, तो उस केस में वो पेमेंट जो होता है वो सेफ बन जाता है कहीं ना कहीं। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस falls into two basic categories depending on when the payment is made to the exporter। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है।
पहला है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट और दूसरा होता है आपका डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट require the importer to pay the face amount of the draft at site. In other words, the payment must be made to the bank when the buyer is presented with the draft and before any shipping document are released. This is the most common form of documentary collection because of the reduced risk for the seller. Next है documentary against acceptance. Documentary against acceptance require the importer to pay on a specific date when the buyer accepts the time draft. The bank releases the document to the buyer. क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों में? ऊपर देखिए लिखा हुआ है पेमेंट रिक्वायर द इम्पोर्टर टू पे द फेस अमाउंट ऑफ द ड्राफ्ट एट साइट और दूसरे में क्या लिखा है ड्राफ्ट एट टाइम ड्राफ्ट। दूसरा वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है वहाँ पे क्या है टाइम ड्राफ्ट यूज हो रहा है वर्ड और इसके ऊपर वाला जो है उसमें ड्राफ्ट एट साइट या फिर साइट ड्राफ्ट यूज हो रहा है। क्या डिफरेंस हुआ? जब आप इशूइंग बैंक के पास जाते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने, क्योंकि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपके पास नहीं भेजे गए हैं, एक्सपोर्टर ने क्या किया अपने बैंक को दिए और उसके बैंक ने यानी कि एडवाइजिंग बैंक ने इशूइंग बैंक को दिए। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से रिसीव करने पड़ेंगे? इशूइंग बैंक से। तो जब आप इशूइंग बैंक से डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए गए तो वहाँ पर जो आपका बैंक था उसने क्या किया, उसने आपसे पेमेंट मांगी, क्योंकि जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद ही तो जो बैंक है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको देगा। तो आपने पेमेंट कर दी और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से रिलीज कर दिया गया, दे दिया गया। ठीक है। और दूसरा क्या है टाइम ड्राफ्ट। टाइम ड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ? एक स्पेसिफिक टाइम ड्राफ्ट पे आपने साइन कर दिया, मतलब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, 1 महीने में 2 महीने में जितना भी टाइम होगा। और इससे ऊपर वाला क्या था? इससे ऊपर वाला ऑन साइट पेमेंट हो रहा था। इसीलिए देखिए इसमें इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। फर्स्ट में क्या है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, यानी कि जब आप पेमेंट कर रहे हो उसके बदले में आपको डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। और नीचे वाले में क्या है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी कि आप पेमेंट करने की एक्सेप्टेंस दे रहे हो और उसके बदले में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? इशूइंग बैंक से मिल रहे हैं। ये डिफरेंस होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में, मतलब ये 2 टाइप्स होते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के। पहला डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। आप पेमेंट करके डॉक्यूमेंट्स को ले रहे हो या फिर आप पेमेंट करने की अश्योरेंस देके या फिर उसको जो भी वो शर्तें रख रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर रहे हो। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ये जो 2 मैंने अभी बताया आपको, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये उसी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इनको देख लीजिएगा आप एक बार। अगर इनमें से किसी में भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बाद में नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अभी मैं क्लास वाइंड अप कर रही हूँ। सर इंटरप्रेटर सर को जाना होगा ड्यूटी के लिए। सो थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.